पिछले एपिसोड में हमने सुना कि होटल से ड्यूमस बीच की तरफ जाने वाली सड़क पर जैसे ही हम तीनों रुके, वहां नैना को किसी चीज ने चौंका दिया था और वो अपनी जगह पर सन्न होकर खड़ी रह गई। पर नैना ने ऐसा क्या देखा था, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मुझे लगा जैसे वहां कोई बैठा है, ऐसी आवाज आई, शायद बिल्ली होगी। होटल से ड्यूमस बीच तक की सड़क कुछ 300 मीटर लंबी थी, जिस पर सिर्फ हम तीनों ही चल रहे थे। चारों तरफ सुनसान और एक अजीब सा अंधेरा था। न रात वाले कीड़ों की आवाज आ रही थी और ना ही किसी और चीज की। चलते चलते कुछ ही देर में हमें जो पहली आवाज सुनाई दी, वो आवाज थी समंदर की तेज लहरों की। लहरों की आवाज सुनते ही हम समझ गए थे कि हम अब ड्यूमस बीच पहुंच चुके हैं। नैना ने राज से कैमरा ऑन करने को कहा। राज ने जैसे ही कैमरा और शूटिंग लाइट्स को ऑन किया, हमने ड्यूमस बीच को पहली बार रात के अंधेरे में रोशनी में देखा। कैमरा की तेज लाइट्स में नैना शूट के लिए एक अच्छा सा एंगल देखने में लग गई थी और मैं और राज ड्यूमस बीच के कुछ नाइट फुटेज निकालने में लग गए। कुछ दूर चलते ही नैना ने राज को दूर से आवाज देते हुए कहा, राज देखो, उस औरत पर कैमरा लेकर जाओ। वो देखो वहां, जो पानी के पास बैठी है, जल्दी आओ। इतना सुनते ही राज को कुछ समझ नहीं आया कि नैना किस औरत के बारे में बात कर रही थी। नैना हमसे थोड़ी दूर थी और वो इशारों से उस औरत को दिखाते दिखाते लहरों के पास पहुंच गई और हमें बुलाने लगी। जैसे ही हम नैना के पास पहुंचे तो देखा वहां कोई औरत थी ही नहीं, पर बार बार अपने हाथों के इशारे से नैना हमें अभी भी बता रही थी कि हमें जमीन पर बैठी इस औरत का शॉट लेना चाहिए। मेरे और राज के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये देखकर नैना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और नैना बार बार उस औरत को शूट करने को कह रही थी जो हमें दिख ही नहीं रही थी। अचानक नैना ने जब गुस्से में हम दोनों की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और कुछ ही पलों में उसे एक जोरदार चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। ये देखकर मैं और राज दोनों घबरा गए। हम दोनों ने जल्दी से अपने साथ लाए पानी की बोतल से पानी के छींटे नैना के चेहरे पर मारने शुरू किए और जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाने के लिए जेब से जैसे ही अपना मोबाइल फोन निकाला, तभी अंधेरे में हम दोनों को भी एक औरत की जोरदार चीख सुनाई देने लगी। ये चीख सुनते ही राज के हाथ से डरकर मोबाइल फोन छूट कर गिर गया। वो चीख लगातार तेज होती जा रही थी और चारों तरफ अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली औरत हमारी तरफ, हमारे पास और पास आती ही जा रही है। हमने अपनी शूटिंग लाइट्स को जलाने की कोशिश की, पर बल्ब 1 सेकंड जलने के बाद अपने आप फ्यूज हो गया। हम दोनों ने कांपते हाथ से नैना को गोद में उठाया और उस बीच से जल्द भाग खड़े हुए। उस औरत की चीखें हमें अभी भी सुनाई दे रही थी, पर जैसे तैसे करके हम खाली सड़क तक आ गए थे। हमने नैना को बेहोशी की हालत में सड़क पर लिटाया और राज हमारे होटल में मदद के लिए चीखता हुआ दौड़ पड़ा। नैना की हालत देखकर तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे फिर क्या हुआ? क्या नैना बच पाएगी? क्या उसकी बेहोशी और खराब तबीयत का कारण ड्यूमस बीच की वो औरत थी? रातों रात ये खबर सूरत में आग की तरह फैल गई कि ड्यूमस बीच पर कोई हादसा हुआ है। इस हादसे के कुछ दिन बाद जब नैना होश में आई तो उसने खुद अपने मुंह से सबको हादसे के बारे में पूरा बताया कि जब पहली बार वो ड्यूमस बीच की सड़क पर शूटिंग के लिए रुकी थी तो तभी उसे जिस आवाज ने चौंका दिया था वो एक औरत की ही आवाज थी, जिसे नैना ने वहां मानकर नजरअंदाज कर दिया था। पर जब वो ड्यूमस बीच पर पहुंची तो उसे उस बीच पर एक औरत लहरों के बिल्कुल किनारे पर बैठी दिखी। लेकिन जब वो उस औरत के करीब गई तो उसके पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो औरत काली साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा पूरा काला था। और जैसे ही उसने नैना की तरफ आंख में आंख डालकर देखा तो उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह बिल्कुल लाल थी। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, उस औरत ने नैना का हाथ पकड़ा और उसके बाद वो तुरंत बेहोश होकर गिर गई और उसके आगे नैना को कुछ भी याद नहीं रहा। उसके बाद जो मैंने और राज ने नैना के बेहोश होने के बाद देखा, वो हम दोनों के लिए कभी न भूलने वाला एक हादसा था। नैना जिस औरत के बारे में बता रही थी
बिल्कुल वही औरत को मैंने और राज ने सिर्फ कुछ पल के लिए देखा और उसकी ही डरावनी चीखें सुनते हुए हम वहां से भाग खड़े हुए थे। आज इस बात को करीब 2 साल हो चुके हैं और जब भी हम सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं और ड्यूमस बीच का जैसे ही कोई जिक्र आता है तो एक अनजाना सा डर हमको घेर लेता है। शायद हम तीनों ड्यूमस बीच की वो रात पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, खासतौर पर नैना जिसकी जान जाते जाते बची। तो दोस्तों, ये थी हमारी ड्यूमस बीच की कहानी जो यहीं खत्म होती है। हम हॉरर के अपने नेक्स्ट सीजन में लाएंगे एक और नई बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित एक और कहानी। बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। नील भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में नील हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती दिखती थी या फिर ओवरटेक करती थी। अभी उसने मेन हाईवे छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कह के नील आगे निकल गया। नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे वीडियोस कितने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक पे बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और जख्मी हो गए। ये सोच में नील था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से निकल के आगे चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहां नहीं थी। कहाँ गई होगी? नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उसे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था, तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई। वैसे नील ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई। नील ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो पीछे ही तो बैठी थी ना।
उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कपकपाने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़ के देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। नील ने उससे कहा, क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? वो नील को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किससे बैठे देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि तभी सामने वाली बाइक ने हॉर्न मारा। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पे लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज पहली बार ही देखी थी। रह रह के उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार वो वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है ये? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब भी वो पर्दा हिलता बस उसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने नील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। नील ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, और सो गया। नील 2 दिन काम पे भी नहीं गया, लेकिन ऐसा वो कितने दिन तक करने वाला था। तीसरे दिन वो काम पे चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार वो घड़ी देख रहा था। 12:30 बज गए। शिफ्ट खत्म हो गई। वो अपने बाइक पे बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। सोच सोच में वो कब हाईवे से निकल के कच्चे रास्ते पे आया ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लगा कि पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नील के रोंगटे खड़े हुए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। नील ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं। लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही लिया, तो उसके पीछे कोई नहीं था। नील ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। नील ने बाइक वाले की ओर देखा।
और थोड़ा स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। भूतों की बारात। राजू एक अमावस की रात अपने हॉस्टल से वापस अपने गांव जा रहा था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में उसने जंगल से जाने वाले रास्ते को चुन लिया। बहुत से लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर काफी सारे भूत देखे गए, लेकिन राजू को भूतों पर यकीन नहीं था। राजू आगे आगे जा ही रहा था, उसे अपने पीछे से एक बस आती हुई दिखाई दी। उसने बस को हाथ दिया और बस रुक गई। बस में चढ़ने के बाद राजू ने देखा कि बस में बैठे सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे हैं। राजू ने पीछे की एक सीट खाली देखी और वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद वो जैसे ही पलटा, उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स पीछे मुड़कर उसे ही घूर रहे थे। बस में सबसे आगे वाली सीट पर एक आदमी दूल्हा बनकर बैठा हुआ था। राजू ने अपने बगल में बैठे पैसेंजर से पूछा कि क्या वो लोग किसी बारात में जा रहे हैं। उस पैसेंजर ने बताया कि वो लोग पिछले 13 सालों से बारात में जा रहे हैं, लेकिन उनकी बस अब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। राजू को समझ नहीं आया कि आखिर इन लोगों की मंजिल कितनी दूर है, जो इन्हें वहां पहुंचने में 13 साल से भी ज्यादा लग रहा है। उसने उस पैसेंजर की बात का मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने लगा। राजू को अब भी सब घूर रहे थे और उनसे अपना ध्यान हटाने के लिए उसने कान में ईयरफोन्स लगाए और आंख बंद करके सो गए। उस बस में अचानक से एक जोर का झटका आया और वो बस एक जगह आकर रुक गई। राजू की भी नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने जो बस का नजारा देखा, उससे उसके होश उड़ गए। सामने बैठा दुल्हा, जो कुछ समय पहले बड़ा सुंदर दिख रहा था, अब वो खून से लथपथ था। बस के सामने की कांच टूटी हुई थी और उसके टुकड़े पूरी बस में फैले हुए थे। बस में बैठा हर आदमी बहुत अलग सा लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे बन गए हों। राजू ये सब देखकर काफी डर गया और वो बस से बाहर निकलने के लिए अपनी सीट से उठा, लेकिन तभी सारी लाशें उठ खड़ी हुई और जोर जोर से उससे बोलने लगी, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे बारात में किसने बुलाया? उन सारी लाशों के बीच में से दुल्हा बाहर निकलकर राजू के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। दुल्हे को देखकर राजू कांपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दुल्हे ने राजू से कहा, बिना बुलाए किसी की बारात में नहीं जाते। ये कहते ही दुल्हे ने राजू की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। राजू वहां से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन सभी लाशों ने उसे दबोच लिया और उसे मारने लगे। एक मुर्दे ने राजू के पैर पर 2-4 नाखून मारे, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगा। इसके बाद उन सारे भूतों ने मिलकर राजू को चलती बस से फेंक दिया। राजू जमीन पर आ गिरा और उसके सर में चोट लग गई। वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब राजू की नींद खुली तो वो अपने घर में लेटा हुआ था। उसकी माँ उसके बगल में ही बैठी थी। राजू अचानक डर कर उठ गया और उसने अपनी माँ से कहा, वो भूतों की बारात वो चली गई क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन सी भूतों की बारात? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तेरे सर पर चोट लग गई और हाथ पांव छिल गए। वो तो किसी पहचान वाले ने तुझे देख लिया।
वरना पता नहीं क्या हो जाता। राजू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन के बाद से राजू को उस जंगल वाले रास्ते पर हमेशा अमावस की रात एक बस दिखती है। उस बस में उसे वही सब भूत भी दिखते हैं जो उसे दूर से ही घूर कर देखते रहते हैं। सिर्फ राजू को ही पता है कि उसके साथ उस दिन कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसका सामना भूतों की एक बारात से हुआ था। कब्रिस्तान, जहां पर मृत्यु शरीर को मिट्टी में दफनाया जाता है। कुछ लोग इस जगह से काफी ज्यादा डरते हैं, शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। तो ये कहानी 4 छोटे बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उन चारों बच्चों की उम्र 12 या 13 साल के बीच थी। वो चारों आपस में बहुत खास मित्र थे, एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उनके स्कूल से कुछ मिनट दूर पे एक रेलवे फाटक के बगल में एक कब्रिस्तान था। कई अनहोनी घटना घटने के कारण उस कब्रिस्तान को कई साल पहले ही बंद करवा दिया गया था। उस कब्रिस्तान के कई किस्से उस इलाके में काफी मशहूर थे, जैसे कि रात के वक्त उस कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज सुनाई देना, या फिर कहीं दूर कोई खड़ा काला इंसान, यानी कि पूरा जला हुआ, जो अनहोनी घटने के कारण मरे हुए लोग, ये सब दिखाई देते थे। इसलिए वहां की नगर पालिका ने उस कब्रिस्तान को बंद करने का फैसला किया था। पर उन चारों बच्चों को ये बात कुछ ज्यादा ही मजाकिया लगती थी, या कहा जाए तो इंटरेस्टिंग। उन चारों ने एक दिन फैसला किया कि उस कब्रिस्तान के अंदर वो जाएंगे और वो उन लोगों को देखेंगे या फिर इमेजिंग करेंगे जो लोग उनके इलाके में बात करते हैं, जैसे कि मरे हुए लोगों को देखना। छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा बड़ा कदम उठा लेते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद उन चारों ने ये फैसला किया था कि आज रात के 8 बजे हम सभी स्कूल के इसी गेट पे मिलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो कब्रिस्तान पड़ता है, जो कि रेलवे फाटक क्रॉस करके जाना पड़ता है। उन्होंने ये फैसला किया था। रात हो चुकी है, वो सभी उस स्कूल के गेट के पास मिले। उन चारों ने अपना सफर शुरू किया। वो धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। एक रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद वो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान बहुत सुनसान और डरावना दिखाई दे रहा था। अंधेरी रात थी। उस समय उन चारों ने बिना कुछ सोचे समझे इस कब्रिस्तान के अंदर अपना कदम बढ़ा दिया। वो लोग कब्रिस्तान का दरवाजा खोल के उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। वहां पर कई सारे कब्र थे और कब्र के ऊपर रखे पत्थर जिन पे उनका नाम लिखा हुआ होता है, वो सभी चीजें उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो चारों बस एक ही बात बोल रहे थे, हम आ चुके हैं, हमसे मिलो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। उन लोगों की आंखें सिर्फ उन लोगों को देखने के लिए ढूंढ रही थी जो कि मरे हुए लोग थे, क्योंकि गांव वाले इसी बात की ज्यादा चर्चा करते थे कि मरे हुए लोग उन्हें हमेशा दिखाई देते हैं। लगभग उनके कब्रिस्तान के अंदर आए हुए आधे घंटे बीत चुके हैं। अब उन्होंने घर जाने का फैसला किया है, क्योंकि सबके घर वाले उन्हें ढूंढने लग जाते। ज्यादा रात को लेट छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं घूमते। वो सभी अच्छे खासे घर के थे। वो जैसे घर की तरफ जा रहे थे तब उन्हें सामने की तरफ कब्रिस्तान के गेट पे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो चारों बच्चे ये चीज देख के डर जाते हैं। वो धीरे धीरे उस चीज के पास जा रहे थे। उन्हें लगा कि वॉचमैन या फिर कोई पुलिस वाला खड़ा होगा, क्योंकि वो काले रंग का कोट पहन के खड़ा था। वो धीरे धीरे उसके पास जा रहे थे। वो चारों बच्चे उसके ज्यादा करीब पहुंच गए और रुक गए। कुछ देर तक वो चारों खड़े होकर उसको देख रहे थे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब हम चलते हैं। ये चीज अब मुझे कुछ ज्यादा स्कैरी लग रही है। वो चारों चलना शुरू करते हैं। वो रेलवे फाटक के पास जाके रुक गए, क्योंकि रेलवे फाटक का फाटक नीचे की तरफ गिरा हुआ था, क्योंकि कोई ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन अभी बहुत दूर थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो काले कोट का इंसान उनके कुछ ज्यादा ही करीब था। उसका भयानक शकल देख के चारों बच्चों ने जोर से चिल्लाया। उसका शकल बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। उसके पेट में
एक छुरा बुका हुआ था और उसकी आंखें दोनों बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो हसीन चेहरा अगर कोई हिम्मत वाला देख ले तो हिम्मत वाले का हिम्मत भी टूट जाएगा। उन्होंने नियम का उल्लंघन करके रेलवे फाटक को क्रॉस किया और वो पटरी पे भागने लग गए। वो चीज उनके करीब आ रही थी, सामने से ट्रेन भी आ रही थी। वो शायद इस बात से इतना खो चुके थे या कहा जाए तो इतना डर चुके थे कि उनको सामने से आ रही ट्रेन नहीं दिखाई दे रही। उन चारों का पैर लड़खड़ा जाता है, एक के बाद एक चारों गिर जाते हैं उसी पटरी पे जहाँ से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन बहुत तेज आ रही थी, चारों के हाथ कप कपा रहे थे। उन चारों ने उठने की कोशिश करी पर बहुत देर हो चुकी थी। वो ट्रेन उनके ऊपर से चली गई और वो चारों की बहुत बेरहमी से मौत हो गई। है गाइस, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? तो यार बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आई होगी तो सॉरी, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आई हैं लोगों की। तो इस स्क्रिप्ट को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डरावनी हो सकती है। तो अगर आप डरे हुए तो उसके लिए भी सॉरी, और कमेंट करके ज़रूर पूछना अगर कुछ ना समझ में आया हो। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी डरावनी कहानी के साथ।